क्या आपने कभी सोचा है 0.5% का फर्क आपको लाखों का नुकसान करा सकता है या 5 स्टार रेटेड फंड आपको लॉस भी करा सकता है। म्यूचुअल फंड एक काफी सिंपल इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट टूल है, पर ह्यूमन साइकोलॉजी, सेल्स प्रैक्टिसेस और इंफॉर्मेशन ओवरलोड इसे काफी कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। इन्वेस्टर एक सिंपल सा हैक या ट्रिक ढूंढ रहा होता है जिससे कि उसे बेहतर रिटर्न मिले। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री फाइनली एक बिजनेस है और उस बिजनेस को प्रमोट करने के लिए आपको बहुत सारे चॉइसेस से बम्बार्ड किया जाता है, जिससे कि आप कोई भी इजी मेथड चुन करके बिना सोचे किसी म्यूचुअल फंड में तो इन्वेस्ट कर दें। और एंड में अटेंशन ग्रैब करने के लिए सोशल मीडिया में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर होते हैं जो कि अपनी क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश करने के लिए कुछ सेंसेशनल क्लेम करते हैं, और इन सब झमेले में इन्वेस्टर कंफ्यूज हो जाता है और उसके सामने कुछ बेसिक सवाल खड़े हो जाते हैं, जैसे कि AUM कितना इंपॉर्टेंट है, एक्सपेंस रेशियो देखें या ना देखें, क्या बाइंग ऑन डिप इज अ बेटर स्ट्रेटेजी, 5 स्टार फंड कितने सही हैं, म्यूचुअल फंड क्या डीमैट के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए। इस वीडियो में मैं ऐसे 6 मिथ को सिंपल तरीके से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। हेलो जी, माय नेम इज अमित उपाध्याय एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक लंबे कॉर्पोरेट करियर के बाद मैंने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव किया है और अपने चैनल के थ्रू मैं अपनी लर्निंग आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहला मिथ है, क्या वाकई में एक्सपेंस रेशियो मायने रखता है। अक्सर लोग सोचते हैं 0.5% से क्या ही फर्क पड़ता है, पर अगर एक स्मॉल कंप्यूटेशन करके देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में इसका फर्क वाकई में समझ में आएगा। अगर हम 20,000 रुपए की SIP 25 ईयर्स के लिए करते हैं तो 12% के एनुअल रिटर्न पर 3.4 करोड़ का कॉर्पस बन जाता है। वहीं अगर 0.5% का एडिशनल रिटर्न मिले एक ऐसा फंड चुनने से जिसका की एक्सपेंस रेशियो 0.5% कम है, तो ये अमाउंट बढ़ करके 3.68 करोड़ हो जाता है, जो कि 28 लाख ज्यादा है। इस 28 लाख रुपए से आप अपने बच्चों की कॉलेज फी को फंड कर सकते हैं या मेडिकल इमरजेंसी के लिए फंड जमा कर सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद आप अपनी ड्रीम कार खरीद सकते हैं। ये सब सिर्फ एक 0.5% के एडिशनल एक्सपेंस रेशियो से मिस भी हो सकता है। सो एक्सपेंस रेशियो को हमेशा सीरियसली लेना चाहिए। सो एज अ कंक्लूजन, एक्सपेंस रेशियो उतना ही क्रिटिकल पैरामीटर है जितना कि बाकी सारे पैरामीटर हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक लो कॉस्ट बट पुअर परफॉर्मेंस वाला जो है फंड चुन लेंगे। स्मार्ट अप्रोच ये है कि आप ऐसा फंड चुने जिसका एक्सपेंस रेशियो कैटेगरी एवरेज से कम है बट बाकी पैरामीटर्स भी अच्छे हैं। जनरली 0.5 से 0.8 जो है एक अच्छी रीजनेबल रेंज है, और यही लॉजिक की छोटे छोटे चार्जेस आपके लॉन्ग टर्म रिटर्न को कम कर देते हैं। सिर्फ म्यूचुअल फंड पर ही नहीं बल्कि आपके स्टॉक इन्वेस्टिंग पर भी लागू होता है, और इन्हीं चार्जेस को बिना कॉम्प्रोमाइज मिनिमाइज करने के लिए एम स्टॉक एक बेहतरीन सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। ये इंडिया की वन ऑफ द टॉप स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज में से है, जो कि 20 लाख से ज्यादा यूजर का ट्रस्टेड ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है, और 60,000 से भी ज्यादा लोगों ने इसे 4.1 से भी ज्यादा की रेटिंग दी है। इस एक प्लेटफॉर्म के थ्रू आप अपने स्टॉक्स, ETF, IPO, FNO और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एम स्टॉक एक अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कि इक्विटी डिलीवरी पर ब्रोकरेज जीरो होता है, कोई अकाउंट ओपनिंग फी नहीं होती और जीरो एनुअल मेंटेनेंस फी होती है। अगर आप वन टाइम 1,299 प्लस GST पे करते हैं तो ये लाइफ टाइम के लिए ऑपरेटिंग कॉस्ट से भी कंप्लीटली फ्री हो जाता है। अगर आप अपने म्यूचुअल फंड को डीमैट के फॉर्म में रखना चाहते हैं तो एम स्टॉक 3,500 से भी ज्यादा म्यूचुअल फंड को आपको डायरेक्ट फॉर्म में प्रोवाइड करता है। जो लोग टेक सेवी हैं और एल्गो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए एम स्टॉक की फास्ट, रिलायबल और कस्टमाइजेबल APIs बहुत ही यूजफुल होंगी, और ये सारे के सारे फीचर आपको कंपटीशन से लोएस्ट चार्जेस पर अवेलेबल होंगे। अगर आप एक्टिव ट्रेड में भी इंटरेस्ट रखते हैं तो एम स्टॉक में इंट्राडे ऑन FNO पर 5 रुपीज पर ऑर्डर की फी होती है, जो कि अपने कॉम्पिटिटर से अगेन बहुत कम है। तो अगर आप अपने स्टॉक और ETF के लिए एक फास्ट, रिलायबल और वेरी कॉस्ट इफेक्टिव स्टॉक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं तो एम स्टॉक एक अच्छा चॉइस हो सकता है। अकाउंट ओपनिंग कंप्लीटली फ्री है तो आप इसे ट्राई करके देख भी सकते हैं, पर जैसा कि आप सभी जानते हैं स्टॉक इन्वेस्टमेंट से पहले प्रॉपर स्टडी और रिस्क इवैल्यूएशन करना बहुत जरूरी है, तो अपना रिस्क असेसमेंट जरूर करें। चलिए वापस आते हैं अपने म्यूचुअल फंड के मिथ पर और बस्ट करते हैं हमारा अगला मिथ जो AUM से जुड़ा हुआ है, कि म्यूचुअल फंड चुनने के लिए AUM एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। AUM जिसका मतलब होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट, ये बताता है कि फंड ओवरऑल कितना बड़ा कॉर्पस मैनेज कर रहा है। इसको लेकर के अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। एक कैंप के लोग ये मानते हैं कि बड़ा फंड साइन ऑफ सक्सेस है तो उसको चुनना चाहिए, वहीं दूसरा
दूसरा कैंप के लोग ये मानते हैं कि लार्ज AUM फंड को स्लो कर देता है, इसलिए छोटे AUM वाले फंड चुनने चाहिए। सच्चाई ये है कि दोनों ही गलत हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि लार्ज AUM होता क्यों है। इसका सबसे पहला रीजन है कि फंड काफी लंबे टाइम से है, और दूसरा रीजन है कि ओवर द पीरियड काफी अच्छा परफॉर्म किया है तो लोगों ने उस पर ट्रस्ट किया है। बट लार्ज AUM से कुछ फायदे भी होते हैं। इससे बेटर कैश मैनेज होता है जो अपॉर्चुनिटी को रियलाइज करने में हेल्पफुल होता है। यहाँ ऑपरेशनल कॉस्ट भी इन्वेस्टर बेस बड़ा होने पर उस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो जनरली एक्सपेंस रेशियो कम होगा। ये मार्केट टर्बुलेंस को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकता है। वहीं इससे जुड़े हुए कुछ चैलेंजेस भी हैं, स्पेशली फॉर स्मॉल कैप स्पेस जहां लिक्विडिटी कम होती है। अगर किसी म्यूचुअल फंड को किसी स्मॉल कैप कंपनी में 1% का स्टेक भी अगर बढ़ाना है तो उसके लिए उतनी लिक्विडिटी होना कई बार मुश्किल होता है। उस 1% के लिए जितने स्टॉक चाहिए वो शायद मार्केट में अवेलेबल ही ना हो, तो लार्ज फंड ऐसे बिग चेंजेस को जल्दी नहीं कर पाता। इस सिचुएशन को हम एक एनालॉजी से समझने की कोशिश करते हैं। फंड साइज एक तरीके से एक शिप की साइज जैसा है, जहां पर कि अगर शिप बहुत बड़ा है तो उस शिप सी के टर्बुलेंसेस को काफी अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता है और उसका इम्पैक्ट उस पर कम होगा। बट एट द सेम टाइम वो उतनी स्पीड से मनूवर नहीं कर सकता जितना कि उसके कंपैरिजन में एक छोटी बोट कर सकती है। बट एट द सेम टाइम टर्बुलेंस में एक छोटी बोट पर इम्पैक्ट एक बड़े शिप से कहीं ज्यादा होने वाला है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कोई एक फंड साइज उस फंड की परफॉर्मेंस को क्लियरली प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। लार्ज फंड और स्मॉल फंड दोनों के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, और फंड मैनेजर की स्किल पे डिपेंड करता है कि वो इसको किस तरह से यूज करता है जिससे कि वो अपने एडवांटेजेस में यूज कर सके। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल निपॉन स्मॉल कैप फंड है, जिसका फंड साइज 65,000 करोड़ है, जो अपनी कैटेगरी में काफी समय से सबसे बड़ा है। उसके बाद भी ये कंसिस्टेंटली हाई परफॉर्मर है। सो एज अ कंक्लूजन, फंड साइज फंड की परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, इसलिए एक सिस्टमैटिक मेथड से फंड चूज कीजिए और साइज के डिबेट को इससे बाहर रखिए। अगला मिथ आजकल सोशल मीडिया पर काफी डिस्कस्ड है, वो है कि बाइंग ऑन डिप इज बेटर स्ट्रेटजी देन SIP। आपको काफी ऐसे वीडियो मिलेंगे जो ये बताते हैं कि बाइंग ऑन डिप में SIP से ज्यादा बेहतर रिटर्न मिलता है। ये टेक्निकली सच हो सकता है, एज मार्केट लो पर अगर फंड खरीदेंगे तो बेटर रिटर्न ऑब्वियसली मिलेगा, बट प्रैक्टिकल रियलिटी इससे थोड़ी डिफरेंट है। अगर कोविड क्रैश के बारे में देखते हैं तो कितने लोगों ने वाकई में उस समय इन्वेस्ट किया। अक्सर लोग डर की वजह से सोचते ही रह गए। ये वैसा ही है कि आप ड्राइविंग सीख रहे हैं और फॉर्मूला 1 ड्राइवर की ड्राइविंग टेक्निक को स्टडी कर रहे हैं। एडवांस स्ट्रैटेजी हेल्प कर सकती है, बट पहले आपको इन्वेस्टिंग का 90% बेसिक परफेक्ट करना है, फिर आप वो जो 10% रिफाइनमेंट है उसके बारे में सोच सकते हैं। SIP से डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग ऑटोमेटिकली आती है। आप कॉस्ट एवरेजिंग की वजह से एक्सपेंसिव मार्केट में कम यूनिट लेते हैं और चीप मार्केट में ज्यादा यूनिट लेते हैं। कोविड क्रैश में जिन्होंने अपनी SIP एक्टिव रखी, उनके इमोशन मार्केट सिचुएशन से इंपैक्ट नहीं हुए और फाइनली वो इससे बेनिफिट में ही रहे। सो इसका कंक्लूजन है कि मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर के लिए सिंपल SIP अप्रोच ही काफी बेहतर है। एडवांस स्ट्रैटेजी इस बेसिक अप्रोच को परफेक्ट करने के बाद ही यूज करनी चाहिए। मेनी टाइम्स सिंपल सॉल्यूशंस लॉन्ग टर्म में कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन से बेहतर होते हैं। फोर्थ बड़ा कॉमन मिथ पर हम आते हैं, जो कि है फंड वैल्यू रिसर्च में 5 स्टार रेट किया हुआ है तो अच्छा ही होगा। ये वैसा ही है कि एक टीम का विनिंग चांस हम उसके प्लेयर्स के स्टैट्स को देख करके करें। उससे कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी बट उसके बेसिस पे डिसीजन नहीं ले सकते। सारी रेटिंग वेबसाइट्स की एक लिमिटेशन है, वो हर फंड को एनालाइज नहीं कर सकते। ये रेटिंग जनरली पास डेटा के बेसिस पर ऑटोमेटिकली क्रिएट होती हैं। उसमें फंड मैनेजर कैसा है, क्या वो नया है, पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, AMC में कोई रिस्क तो नहीं है, ये सब सब्जेक्टिव एनालिसिस ऑटोमेटेड रेटिंग नहीं बता सकती। अगर आप वैल्यू रिसर्च की वेबसाइट पर भी देखेंगे तो एक क्लियरली वो बताते हैं कि ये इंफॉर्मेशन यूजफुल है बट इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए एनफ नहीं है। सो एज अ स्मार्ट इन्वेस्टर आप ये रेटिंग स्टार्टिंग पॉइंट की तरह से यूज करें, बट फाइनल चॉइस कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस के बेसिस पर ही करें। वही रीजन है कि मैं अपने चैनल पर फंड रिकमेंड करने के बजाय सही तरीके से फंड कैसे चुनना है ये सिखाने की कोशिश करता हूँ। एक और सवाल जो बार बार सामने आता है वो है डीमैट से जुड़ा हुआ। लोगों में हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि क्या म्यूचुअल फंड डीमैट के थ्रू खरीदना चाहिए।
आप कर सकते हैं, बट ये एक ऑप्शनल चॉइस है। डीमैट से म्यूचुअल फंड खरीदना उस जमाने की तरह है जब आप एक कंपनी का फोन लेते थे और उसी का सिम कार्ड यूज करना पड़ता था, आप लॉक्ड इन हो जाते थे। आज आप कोई भी फोन के साथ कोई भी कंपनी का सिम यूज कर सकते हैं। ट्रेडिशनल सोआ मेथड से म्यूचुअल फंड खरीदना वही फ्लेक्सिबिलिटी देता है। जब आप ट्रेडिशनल मेथड से खरीदते हैं तो आपकी यूनिट कैम्स या के फिनटेक जैसे रजिस्ट्रार के पास सेव होती है और आप किसी भी ऐप से ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। आप डीमैट चूज कर सकते हैं अगर आप स्टॉक्स में भी ट्रेड करते हैं, ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपको सारे इक्विटी इन्वेस्टमेंट एक जगह देखने हैं। सो एज ए कंक्लूजन, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी नीड क्लैरिफाई करें। अगर नीड सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की है तो रेगुलर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट मेथड ही बेहतर है। डीमैट के थ्रू इन्वेस्टमेंट एक स्पेसिफिक चॉइस होना चाहिए, न कि डिफॉल्ट ऑप्शन। और इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया है, आप उसे चाहे तो चेक कर सकते हैं। लास्ट मिथ है कि लो एनएवी वाले फंड्स चीप हैं और उनसे रिटर्न ज्यादा मिलेगा। अक्सर लोग मेरे चैनल पर भी कमेंट करते हैं कि फंड की एनएवी बहुत बढ़ गई है, उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए क्या, या एनएफओ तो 10 की एनएवी पे मिल रहा है, उसमें इन्वेस्ट करूं क्या। एनएवी किसी प्रोडक्ट प्राइसिंग की तरह से नहीं है कि कम प्राइस का मतलब चीप होता है। फंड कितना पुराना है, उसमें कितनी ग्रोथ हुई है, उससे एनएवी इफेक्ट होती है। मैथमेटिकली देखेंगे तो अगर दो फंड हैं, एक की एनएवी 10 है और दूसरे की 1000 और आप 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं तो फंड ए में 1000 यूनिट्स मिलेंगे और फंड बी में 10 यूनिट्स मिलेंगे। अब अगर मार्केट 1% ग्रो करता है तो फंड ए में 1000 यूनिट पर 1% मीन 100 रुपए का प्रॉफिट होगा और वहीं फंड बी के 10 यूनिट पर भी 100 रुपए का ही प्रॉफिट होगा। सो यहाँ नंबर ऑफ यूनिट्स अलग होंगे पर प्रॉफिट 100 रुपए का ही होगा। सो एज अ कंक्लूजन, इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर को एनएवी सिर्फ एक नंबर की तरह देखना चाहिए, ग्रोथ पोटेंशियल से उसे जोड़ना नहीं चाहिए। बोनस टिप, हमेशा चेक कीजिए कि आपका फंड रेगुलर प्लान में है कि डायरेक्ट प्लान में। रेगुलर प्लान में 1% कमीशन हो सकता है जिससे कि एक्सपेंस रेशियो बहुत बढ़ जाता है। डायरेक्ट प्लान उसी सेम फंड के लिए आपको लॉन्ग रन में सिग्निफिकेंटली हायर रिटर्न देगा। सिर्फ 0.5% के फर्क से आपने देखा कि कितना बड़ा फर्क लॉन्ग टर्म में क्रिएट होता है, तो 1% से कितना होगा ये आप इसका कैलकुलेशन खुद लगा सकते हैं। एज एन ओवरऑल कंक्लूजन, इन 6 मिथ्स को अवॉइड करके आप 90% बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। नंबर 1, एक्सपेंस रेशियो काफी मैटर करता है, उस पर ध्यान दीजिए। नंबर 2, AUM साइज परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट नहीं करता। नंबर 3, मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टर के लिए SIP का डिसिप्लिन बाइंग ऑन डिप से कहीं बेहतर है। नंबर 4, फंड रेटिंग सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है, फाइनल आंसर नहीं है। नंबर 5, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट डीमैट के थ्रू ऑप्शनल है, सोआ मेथड परफेक्टली फाइन है। नंबर 6, NAV फंड का प्राइस नहीं है, सिर्फ परसेंटेज ग्रोथ को देखना चाहिए। हमेशा याद रखिए कि वेल्थ क्रिएशन का फॉर्मूला है सिंपल स्ट्रेटेजी प्लस कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन प्लस लॉन्ग टर्म थिंकिंग दैट इक्वल्स टू वेल्थ क्रिएशन। अगर आपको कोई म्यूचुअल फंड स्पेसिफिक डाउट है तो कमेंट में बताइए, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे डिटेल में कवर करने की कोशिश करूंगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो आप आसानी से देख सकते हैं। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड बाय बाय।